आज हमने लाइफ इन द यूके का टेस्ट नंबर 16 करना है। इससे पहले जो टेस्ट हो चुके हैं आप उनको भी बार बार देखा करें, उनसे हेल्प लिया करें, प्रैक्टिस करें। और मुझे जो जो टाइम मिलता जाता है मैं एक आध टेस्ट वीक में कोशिश करता हूँ, करूँगा कि आपके लिए अपलोड। जिन लोगों ने अभी से स्टार्ट किया है देखना, उनके लिए ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और आपने 18 क्वेश्चंस के आंसर ठीक करने हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे ये नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है। और टोटल टेस्ट जो है वो टाइम का वो 45 मिनट्स होता है। ठीक है। साथ साथ ये भी बता लूँ कि जिन लोगों को अगर कोई पढ़ने का इशू है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर लिसनिंग के लिए भी उन्होंने हेडफोन्स रखे होते हैं और आप वो चॉइस पे क्लिक कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपको वो पढ़ के, कंप्यूटर पढ़ के और ऑप्शंस भी पढ़ के सुनाए, और फिर इस तरह थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है प्रैक्टिस तो आपने करनी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड पीपल लर्न टू मेक ब्रॉन्ज? लोगों ने इंग्लैंड में, यूके में ब्रॉन्ज जो होता है उसका बनाने का तरीका कब सीखा? फिर ब्रॉन्ज से बर्तन भी बनाए, पीतल के जिसको हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 4000 ईयर्स अगो। 4000 साल पहले लोगों ने ब्रॉन्ज यानी पीतल से चीज़ें बनाना सीखा और ये हुनर उनको, ये फन उन्होंने हासिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन इज द जूइश सेलिब्रेशन नोन एज हैनुका नॉर्मली सेलिब्रेटेड? जूइश सेलिब्रेशन यानी जो यहूदी हैं उनकी जो सेलिब्रेशन हैनुका है, ये कब सेलिब्रेट की जाती है? जिस तरह होते हैं ना, हर एक के फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिश्चियंस के होते हैं, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, इसी तरह जूइश का भी ये एक फेस्टिवल आप कह लें। तो ये फेस्टिवल कब होता है? जून और जुलाई में, या अक्टूबर और नवंबर में, या नवंबर और दिसंबर में? तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर और दिसंबर में। तो ये हनुका होता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट म्यूजिकल अवार्ड इज गिवन ड्यूरिंग द मर्करी म्यूजिक प्राइज? मर्करी म्यूजिक प्राइज ये एक अवार्ड है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? बेस्ट एल्बम फ्रॉम द यूके को दिया जाता है, बेस्ट एल्बम फ्रॉम यूके एंड आयरलैंड को दिया जाता है, बेस्ट सोलो आर्टिस्ट फ्रॉम यूके। सोलो आर्टिस्ट का मतलब होता है जो एक सिंगल आर्टिस्ट होता है, एक आदमी किसी, उसने को गाना गाया और बड़ा सुपर हिट हो गया और फिर उसको दे दिया गया। बेस्ट सोलो आर्टिस्ट फ्रॉम यूके एंड आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये रहा। मर्करी म्यूजिक प्राइज जो होता है वो बेस्ट एल्बम को दिया जाता है यूके और आयरलैंड से। ये याद रखें, बेस्ट एल्बम यानी उन्होंने, कोई ग्रुप है या किसी आर्टिस्ट ने एल्बम बनाई और वो एल्बम सुपर हिट हो गई, वो पूरी की पूरी एल्बम अच्छी टॉप पे आ गई, तो फिर उसको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज बोडिका? वन ऑफ द ट्राइब। बोडिका कौन थी? ये एक क्वीन थी ऑब्वियसली। तो अब आपने देखना है कि ये कौन कौन सी क्वीन है। वन ऑफ द ट्राइबल लीडर्स हु फॉट अगेंस्ट द रोमन्स। ये एक ट्राइबल लीडर थी नॉर्थ में जिसने रोमन्स के खिलाफ जंग की। वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स हु बिल्ड हेड्रियन वॉल। एक आर्किटेक्ट थी जिसने हेडियन वॉल बनाई है। अ वाइकिंग किंग, किंग तो हो ही नहीं सकती, ये तो लड़की थी। वन ऑफ द ट्राइबल लीडर्स हु फॉट अगेंस्ट द वाइकिंग्स। सो इसका करेक्ट आंसर ये रहा, बॉडी का। अगर आप कभी, मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कि अगर आप कभी सेंट्रल लंदन जाएं और आप हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएं तो वहाँ एक ब्रिज है। तो ब्रिज की एक साइड पे क्वीन बॉडिका की तस्वीर भी वहाँ पे लगी हुई है। उसके पीछे कैरेज है यानी बग्गी या जो भी है उसको कहने, आगे घोड़े और उस पर वो बैठी हुई है। क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वाटर स्पोर्ट्स आर पॉपुलर इन द यूके? इन दो में से, इन चार ऑप्शंस में से कौन से दो वाटर स्पोर्ट्स हैं जो पॉपुलर हैं? तो हमारे सामने ये आंसर है, रोइंग एंड सेलिंग। ये दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इस यूके में, ये वाटर स्पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ये जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं इनमें से ठीक कौन सी है, करेक्ट कौन सी है, ट्रू कौन सी है? फोर्सिंग अनदर पर्सन टू मैरी इज अ सिविल ऑफेंस।
किसी शख्स को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर करना सिविल ऑफेंस है। ये एक हो गया बात। फोर्सिंग अनदर पर्सन टू मैरी इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, या किसी शख्स को शादी के लिए मजबूर करना क्रिमिनल ऑफेंस है। फोर्सिंग अनदर पर्सन टू मैरी इज़ नॉट पनिश्ड इन द यूके, यूके में किसी से ज़बरदस्ती शादी की जाए या उसको ज़बरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया जाए तो ये पनिश नहीं होती इसकी। Forcing another person to marry is a common in the UK, I mean is common in the UK, ये आम बात है, हर एक लोग शादी के लिए फोर्स करते हैं। तो ये दो, तो ये वाले तो बिल्कुल ही नॉनसेंस किस्म के ऑप्शंस हैं, ये आप देख लें कि आपके जहन में भी आएगा कि ये नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये रहा, क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, अब आपको ज़रा सा ये भी डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि सिविल ऑफेंस क्या होता है और क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है। क्रिमिनल ऑफेंस होता है जुर्म करना, जो कि ऐसा काम करना जो कानूनन जायज़ नहीं है, गलत है और उसकी सज़ा मिलती है। सिविल ऑफेंस जो होता है वो जुर्म नहीं होता, लेकिन वो कन्फ्यूजन से पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप लैंडलॉर्ड के साथ आपने अपने लैंडलॉर्ड से बात की कि हम इतना रेंट पे करेंगे और इसमें कोई ब्रेक डाउन हो जाता है सारा कुछ, तो फिर वो लैंडलॉर्ड कवर करेगा। थोड़े अरसे बाद लैंडलॉर्ड मुकर गए, वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो यूं कहा था। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, आपको एग्जांपल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो फिर ये, अब ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, लेकिन ये एक झगड़ा बन गया, तो इसका अदालत में ही फैसला होता है, इसको सिविल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, तो किसी से ज़बरदस्ती शादी करना इस मुल्क में क्राइम है, जुर्म है। इस वजह से शादीशुदी करने से पहले ज़रा ये सोच लें कि इस तरह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इन द यूके व्हाट शुड डॉग्स वेयर इन पब्लिक प्लेसेस। यूके में पब्लिक प्लेसेस में जो डॉग्स जाते हैं उन्हें क्या पहन के जाना चाहिए। तो उन्हें ज़ाहिर है कपड़े तो नहीं पहन के जाते, वो खुद तो कुछ नहीं पहन सकते, उनको तो पहनाना पड़ेगा ना। अ कॉलर विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर, कॉलर कहते हैं गले में जो एक, जिसको पट्टा कहते हैं ना, एक कॉलर होता है, उसके ऊपर ओनर का नेम और एड्रेस होना चाहिए। अ कॉलर विद द नेम ऑफ द डॉग, कॉलर के ऊपर कुत्ते का नाम होना चाहिए। अब आप खुद समझ लेंगे इसका क्या फ़ायदा होगा। लेट से अगर कुत्ता भाग जाता है, गुम हो जाता है, तो कुत्ते का नाम से तो कोई पता नहीं चलना ना। और ट्रैकिंग डिवाइस इन केस दे गेट लॉस्ट, ट्रैकिंग डिवाइस होनी चाहिए। क्लोथ्स टू अवॉइड द कोल्ड एंड विंटर, उनको कपड़े पहनाने चाहिए। आपने देखा होगा बाज़ लोगों ने अपने डॉग्स को जैकेट्स को कपड़े पहनाए होते हैं ताकि सर्दी न लगे, लेकिन कानूनन ये वाला आंसर है कि कुत्ते के गले में जो कॉलर है उसके ऊपर ओनर का नाम और एड्रेस हो, यानी अगर वो लॉस्ट हो जाए तो उसको वहां पहुंचाया जा सके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यूके रेजिडेंट्स नीड टू रजिस्टर देयर कार और मोटरसाइकिल। एट दी होम ऑफिस, नहीं, ये इमिग्रेशन से रिलेटेड है। एट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं है। एट द ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी, DVLA, ये आंसर है। ये बहुत इजी है, आप सबको पता है, हर एक के घर में गाड़ी होती है, अगर खुद ना भी चलाए हस्बैंड या वाइफ। Popular social networking websites in the UK includes Drupal and Amazon, Facebook and Twitter, Dropbox and iTunes, iCloud and iTunes. तो इसके लिए सबसे इजी आंसर सबको पता है, फेसबुक एंड ट्विटर है। According to 2011 census, what percentage of the population identified themselves as Muslims? इसको ज़रा समझें। 2011 के सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी, जिसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। उसके मुताबिक 2011 के मुताबिक कितने लोग इस मुल्क में अपने आप को उन्होंने मुसलमान डिक्लेयर किया या मुस्लिम्स डिक्लेयर किया, कितने लोग मुस्लिम्स हैं। 1%, 2%, 3% या 4.8%। तो ये आंसर है 4.8%। बाज़ बुक में 4% भी लिखा हुआ है, बहरहाल जो भी है 4 है। ओके, अब आप इसमें इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ समझ लें कि 4 का हाफ, आप 4.8 को साइड पे करें, 4 का हाफ 2 है, तो ये हिंदूज हैं। ठीक है, सो आप जितने मुसलमान हैं उनकी हाफ पॉपुलेशन हिंदूज है, और जितने हिंदूज हैं उनकी हाफ पॉपुलेशन सिख है। सो आप यूँ कह लें कि 4.8% मुस्लिम्स हैं, 2% हिंदूज हैं, 1% सिख हैं। नेक्स्ट, हाउ ऑफन आर इलेक्शंस हेल्ड इन द नेशनल असेंबली फॉर वेल्स। वेल्स की जो नेशनल असेंबली है उसके इलेक्शन कितने टाइम के बाद होते हैं। एवरी 4 years, एवरी 3 years, एवरी 5 years या एवरी
6 years. तो इसका आंसर है every 4 years. Who was the British uh, minister after, it should be prime minister, who was the British prime minister after Margaret Thatcher? Margaret Thatcher के बाद कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना था या बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये देखें, टोनी ब्लेयर, हैरोल्ड मैकमिलन या गॉर्डन ब्राउन या जॉन मेजर. तो जॉन मेजर इसका जो है वो बना प्राइम मिनिस्टर. Number 30. What name is given to the person appointed by local authorities to be the ceremonial leader of a particular council? जो आदमी काउंसिल के इलेक्शन जीत कर लोकल अथॉरिटीज़ यानी आपकी काउंसिल का लीडर बनता है, काउंसिल के इलेक्शन जीत के, उसको क्या कहते हैं? काउंसिल कैंडिडेट, मेयर, पीयर या मैजिस्ट्रेट? तो करेक्ट आंसर है मेयर. सो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक आदमी चूज किया जाता है जिसको काउंसिल का हेड होता है, वो उसको मेयर भी कहते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. What is the meaning of the term first past the post? ये जो टर्म है first past the post, इसका मीनिंग क्या है? In each constituency, candidate who gets the most votes is elected. इसका मतलब यह है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी हर जो हल्का होता है ना जहाँ पे वोट होते हैं, एरिया कह लें आप उसको, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है. क्या इसका ये मतलब है? इफ़ नो पॉलिटिकल पार्टी विंस मेजॉरिटी, टू पार्टीज में ज्वाइन टू गवर्न टुगेदर. अगर किसी पार्टी की भी मेजॉरिटी नहीं है तो दो पार्टीज ज्वाइन करके बना सकती हैं गवर्नमेंट. तो क्या इसका मतलब ये है? इफ़ एन एम पी डाइज और रिजाइंस देयर विल बी फ्रेश इलेक्शन. अगर एमपी मर जाए या फिर रिजाइन कर जाए तो फ्रेश इलेक्शन होंगे. द स्पीकर विल बी चोजन बाय एमपीज इन अ सीक्रेट बैलेट. तो स्पीकर को सीक्रेट बैलेट से चूज किया जाएगा. तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट है, इसका ये मीनिंग है. नंबर 1 हमारा आंसर है, यानी कि जो लोग अपने अपने हलके में जो सबसे ज्यादा वोट लेगा बस वो जीत जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 है, who defeated Emperor Napoleon at the Battle of Waterloo in 1815? ये जो नेपोलियन था ये फ्रांस का एम्पर था, और बैटल ऑफ वाटरलू ये वाटरलू में है, ये लंदन में है, और 1815 में वहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, यूनाइटेड किंगडम के दरमियान जंग हुई. फ्रांस की तरफ से एम्पर ये था. तो उसने किस आदमी को हराया? नो सॉरी, नेपोलियन को किसने शिकस्त दी 1815 में वाटरलू में? तो ज़ाहिर है जिसने शिकस्त दी वो इधर का था, यूनाइटेड किंगडम का था. द ड्यूक ऑफ वॉलिंगटन, एडमिरल नेल्सन, रिचर्ड ओकराय या द ड्यूक ऑफ एडिनबरा? तो इसका करेक्ट आंसर है द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन. इसने नेपोलियन को डिफीट किया था. क्वेश्चन नंबर 16 है, which courts deals with the most serious cases in Scotland such as murder? स्कॉटलैंड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई क्राइम हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मर्डर हो जाए, तो वो कौन सी अदालत में उसका केस चलेगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, शेरिफ कोर्ट, क्राउन कोर्ट, तो हाई कोर्ट? तो इसका है हाई कोर्ट, ठीक है. ये चूंकि बहुत सीरियस है तो हाई कोर्ट में जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द हाउस ऑफ ट्यूडर? तो सिंबल जो है हाउस ऑफ ट्यूडर का वो क्या था? आपको पहले पता होना चाहिए. वॉर्स ऑफ रोजेस की बात हो रही है, इसमें हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ दूसरा हाउस कौन सा था, दो हाउसेस के दरमियान, यानी दो दो बादशाहों के दो शाही खानदानों के दरमियान लड़ाई हुई और उसको वॉर्स ऑफ रोजेस कहते हैं. तो उन्होंने 30 साल तक लड़ाई की. तो एक का सिंबल वाइट रोज था, एक का सिंबल रेड रोज था, ठीक है. तो जब उनमें से एक हार गया, ठीक है, हेनरी 7 किंग बन गया, तो उसने उसको दोनों हाउसेस मिल गए, हाउस ऑफ ट्यूडर उनका नाम रख दिया. तो फिर उसका सिंबल क्या था? A red rose with a white rose inside it, a red rose, a white rose, a white rose with a red rose inside it. तो इसका करेक्ट आंसर है ये है. सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया.
तो जो मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कि दो जो थे, एक तो हाउस ऑफ यॉर्क था जिनका वाइट रोज था, और दूसरे हाउस ऑफ ट्यूडर था आई थिंक जिनका रेड रोज था। तो हाउस ऑफ ट्यूडर के लिए वो जीत गए, तो उन्होंने दोनों हाउसेस को मिला के हाउस ऑफ वो रेड रोज विद वाइट रोज अपना सिंबल चेंज कर लिया। तो ये बहरहाल इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, What animal is represented in the Welsh flag? ये जो वेल्स का झंडा है उसके ऊपर, फ्लैग के ऊपर कौन सा एनिमल की पिक्चर बनी हुई है? अ लायन, अ ड्रैगन, अ टाइगर, अ कैट। तो ये बहुत ही आसान है, ये ड्रैगन है, आपको इसका पता होना चाहिए। और साथ में ये भी रख लें जहन में कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो यूके का फ्लैग है, यूनियन जैक, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ बनाने की जल्दी जल्दी में, ये ऐसा फ्लैग है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आता है कि इस फ्लैग के ऊपर किस कंट्री का सिंबल नहीं है? तो आप ये देख लें, इस पे कोई ड्रैगन नहीं है, तो आंसर फिर भी वेल्स होगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि वेल्श फ्लैग के ऊपर किस एनिमल की पिक्चर है? तो वो ड्रैगन है। और फिर कभी को एक्सक्यूज मी, सॉरी, कभी ये क्वेश्चन आता है कि यूके के फ्लैग के ऊपर किस कंट्री का साइन या सिंबल नहीं है? तो फिर आपको वेल्स बता देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, which famous economist developed ideas about economics during the 18th century and which are still referred to today? कौन से इकोनॉमिस्ट ने 18वीं सदी में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ बनाए जो आज भी यूज़फुल हैं? रॉबर्ट डडली वैक्सटर है, डेविड ह्यूम है, एडम स्मिथ है, हेनरी जॉर्ज। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एडम स्मिथ है जो कि इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटिश था, और उसने ये बनाए थे। नंबर 20, हु इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ आपको पता है वो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं, 52 कंट्रीज़ हैं, बाज़ बुक्स में 51 लिखा हुआ है, आपको लेटेस्ट बुक के साथ जाना चाहिए। सही है। सो ये वो कंट्रीज़ हैं जिस पे कभी बरतानिया ने हुकूमत की थी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ में आते हैं। तो कॉमनवेल्थ में 52 कंट्रीज़ हैं समझो, तो उनकी जो सेरेमोनियल हेड है, बराए नाम यानी हेड है, वो कौन है? द ब्रिटिश क्वीन, द पोप, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका तो कोई काम नहीं यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ब्रिटिश क्वीन है। लेकिन अभी आप यहाँ पे एक बात और भी समझ लें कि अब तो ब्रिटिश क्वीन की डेथ हो गई है, अब जो आपको टेस्ट आएगा, ये तो चूंकि पुराने टेस्ट वो उस पर अपलोड हुए हुए हैं तो वहाँ से ही हमने किया है, लेकिन अभी बुक्स भी देखें, बुक्स में भी क्वीन ही लिखा हुआ है, मे भी थोड़े टाइम के बाद बुक्स चेंज हो जाए, लेकिन जहाँ पे क्वीन आपने चूज करनी होगी ना आंसर, अगर तो वहाँ पे अब किंग आ गया तो बस आप समझ लें कि वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब तो किंग है ना, ज़ाहिर है किंग चार्ल्स, लेकिन क्वीन या अब किंग जो है वो हेड है कॉमनवेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू पब्स यूजुअली पब्स ओपन ड्यूरिंग द वीक टाइम में पब्स कब खुलते हैं? तो इसका आंसर है 11 AM। 11 AM पर पब खुल जाते हैं। सो जो लोग पब जाते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा पता होगा। नंबर 22 क्वेश्चन है, इन विच टू मूवी कैटेगरीज डज ब्रिटेन कंटिन्यू टू बी पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एट? ये जो फिल्में बनती हैं, जो जिस तरह आप इंग्लिश फिल्में देखते हैं, तो इंग्लिश फिल्में जो बनती हैं, बरतानिया किन दो चीज़ों में माहिर है, एक्सपर्ट है ब्रिटेन का? स्पेशल इफेक्ट्स, एक्शन मूवीज, थ्रिलर्स, एनिमेशन मूवीज। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं ये और एनिमेशन मूवीज, इसमें ब्रिटेन की बड़ी स्पेशलिटी है। एनिमेशन मूवीज कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कार्टून्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये जिस तरह लाइन किंग है, ये एनिमेशन है, यानी इनमें एक्चुअल कैरेक्टर्स नहीं होते, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। और स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि कोई बड़े स्टंट्स होते हैं, बड़ी 50 स्टोरी बिल्डिंग है, उससे हीरो साहब जो है वो छलांग मार के दूसरी तरफ चले जाते हैं, और या फिर नीचे से बगैर रस्सी के ऊपर क्लाइम कर चल, ये स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अब जैसे टाइटैनिक है,
ٹائٹینک میں آپ دیکھتے ہیں کتنا پانی آتا ہے جہاز کے اندر اور وہ جہاز ڈوب جاتا ہے. تو یہ کوئی سچ مچ کا سمندر میں نہیں تھا, یہ اسپیشل افیکٹس کریٹ کیے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. سو what British artist was portrait painter who often painted people in country or garden scenarios. وہ کون سا برٹش پینٹر ہے؟ پورٹریٹ پینٹر. پورٹریٹ پینٹر کہتے ہیں جو انسانوں کی پکچرز بناتا ہے. ٹھیک ہے. جس نے لوگوں کی پکچرز گاؤں کے سیٹنگ میں یا گارڈن کی سیٹنگ میں وہ لوگوں کی پکچرز بناتا تھا, تو وہ کون سا برٹش پینٹر تھا؟ ٹامس گینسبرا, ڈیوڈ ایلن, جوزف ٹرنر یا جوزف کانسٹیبل. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹامس گینسبرا. آپ یوں سمجھ لو, دیکھو یہ گارڈن کا ہے نا, تو اس کا نام بھی گینسبرا ہی ہے, تو آپ یہ گارڈن والا جی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یوں یاد رکھ لینا. 24. During which religious celebration do Muslims sacrifice an animal to eat? مسلمانوں کا وہ کون سا سیلیبریشن ہے, وہ کون سا فیسٹیول ہے, تہوار ہے, جس میں وہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں. سو عید الاضحیٰ, عید الفطر, رمضان یا ویساکھی. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عید الاضحیٰ, اضحیٰ یا اضحیٰ جیسے بھی آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. سو یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا. کوئی کوشچن اگر آپ کے ہوئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. سو تھینک یو ویری مچ. کیپ پریکٹسنگ, اچھی طرح پریکٹس کریں, بار بار ویڈیوز کو واچ کریں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں کچھ کوشچن بار بار آ رہے ہیں, تو اسی طرح بار بار کرنے سے, دیکھنے سے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ, بائے.